हेलो नमस्कार। सुमो बायोलॉजी में आप लोग का वेलकम। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आज एक नया क्वेश्चनेयर, उसको सॉल्व करते हैं जो हम लोग चला आ रहे हैं अपनी सीरीज़ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चनेयर की। तो चलिए चालू करते हैं, समय नहीं खराब करते। पहला क्वेश्चन आ रहा, व्हाट इज़ करेक्टली मैच। ह्यूमंस प्राइमेट फैमिली, ह्यूमन बीइंग बिलोंग करते हैं, प्राइमेटा ऑर्डर है, फैमिली नहीं है। हाउस फ्लाई मस्का, मस्का डोमेस्टिका, मस्का जीनस है, ऑर्डर नहीं है। टाइगर पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा टाइग्रिस टिग्रिस स्पीसीज है, ये ठीक है। कटल फिश मोलस्का, मोलस्का क्लास, मोलस्का फाइलम है, ये करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट क्या हमारा, टाइगर की स्पीसीज को ठीक बता रहा, ये करेक्ट है। सिमिलरली आगे देखिए, दूसरा हम लोग का आया क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम, ठीक तरह से जिसका नाम लिखा गया है, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब। मस्का डोमेस्टिका, द कॉमन हाउस लेजर्ड, कॉमन हाउस लेजर्ड नहीं है, हाउस फ्लाई है, तो गलत हो गया ये। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम प्रोटोजोवन पैथोजन है, कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, जी हाँ, मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया इसी की वजह से होता है। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, देखिए नाम भी जो है उसका ठीक है, नाम प्रिंटेड भी ठीक है कि जीनस का फर्स्ट अल्फ़ाबेट लार्ज है, कैपिटल है, और ये स्पीसीज का फर्स्ट अल्फ़ाबेट लोअर केस में है, ये ठीक है। आगे देखिए, फेलिस टिग्रिस द इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट, तो यहाँ पे पैंथरा टिग्रिस होना चाहिए, पैंथरा है उसका जीनस, फेलिस टिग्रिस नहीं, गलत हो गया ये। ई कोलाई, एकेरेकिया कोलाई, फुल नेम एकेरेकिया कोलाई, कॉमनली अकरिंग बैक्टीरियम इन रूमिनेंट एनिमल इंटेस्टाइन, काओ के बोफेलो के कह रहा है कि इंटेस्टाइन में मिलता है, गलत हो गई बात, ह्यूमन बीइंग में मिलता है ई कोलाई। तो ये नाम तो ठीक था लेकिन डिस्क्रिप्शन गलत है, तो इनमें ठीक कौन सा है, इसमें हमारा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ठीक है। ठीक, चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम। प्लांट सेल में सेलुलेज, हाँ जी, प्लांट सेल सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज एंजाइम से इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। एल्गी में मिथाइलेज, फंगी में काइटिनेज, बैक्टीरिया में लाइजोजाइम, बैक्टीरिया का लाइजोजाइम से होता है, फंगी में काइटिन की बनी होती है, काइटिन से होता है। एल्गी में मिथाइलेज गलत है, एल्गी में मिथाइल सेल वॉल काम नहीं करेगा, मिथाइलेज। तो एल्गी में हमको क्या चाहिए, एल्गी में हमको चाहिए प्लांट सेल वॉल, एल्गी सेल वॉल कैन बी डिग्रेडेड बाय लाइसोजाइम नॉट मिथाइलेज, पैक्टिनेज सल्फेटेज। तो ये है इसके करेक्ट मैच, अगर ये लिखे होते तो करेक्ट हो जाता, करेक्ट नहीं है, हमें उसी को चुनना था, कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। तो एल्गी में मिथाइलेज काम नहीं करेगा, ठीक है जी। एल्गी में कौन काम करेगा, लाइजोजाइम काम करेगा, या पैक्टिनेज काम करेगा, या सल्फेटेज काम करेगा। तो ये भी हमारा मतलब गलत मैच है, इसीलिए वो सही जवाब है। पेट्रोमाइजन एंड मिक्सिन नॉट रिगार्डेड एट ट्रू फिश बिकॉज they lack unpaired fins, they have circular mouth, in them operculum is absent, there is absence of paired fins and jaw, paired fins and jaws नहीं है। टेट्रापोडा में आता है, टेट्रापोडा में पाइसिस हमारे ओरिजिनल आते हैं जिनमें 4 लिम्ब होंगे, तो टेट्रापोडा में पाइसिस हैं हमारी एक तरफ, और एक तरफ हमारे एम्फीबियन रेप्टाइल एव्स और मैमल्स हैं। टेट्रापोडा में हैविंग 4 फिन्स और 4 लिम्स, तो ये टेट्रापोडा में पाइसिस ओरिजिनल फिशेस को रिप्रेजेंट करता है, पेट्रोमाइजन और मिक्सिन ये ओरिजिनल फिशेस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक, यही पूछा है क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें पेयर्ड फिन्स और जॉज नहीं है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इनमें पेयर्ड फिन्स और जॉ नहीं है, देयर इज एब्सेंस ऑफ पेयर्ड फिन्स एंड जॉ। मिक्सिन इज अ जीनस ऑफ हैग फिश विच आर ईल शेप्ड स्लाइम प्रोड्यूसिंग मैराइन फिश। पेट्रोमाइजन पैरासिटिक लैम्प्रे फाउंड इन नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन। ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना सब कोई ना याद रखिए, आप रीज़न याद रखिए कि पेयर्ड फिन्स और जॉ नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से वो ट्रू फिश नहीं है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ स्पीसीज ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा की स्पीसीज का कौन सा फीचर नहीं है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड पोजेसिंग एनिमल्स ही कॉर्डेटा में रखे गए हैं, बाकी तो नॉन कॉर्डेट्स हैं। प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट, ये भी कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल हॉलो नर्व कॉर्ड, वेंट्रल हॉलो नर्व कॉर्ड नहीं, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, डॉर्सल साइड पे होती पीठ पे, वेंट्रल साइड पे नहीं होती, तो ये गलत है। प्रेजेंस ऑफ सिलोम सही है, तो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक
कॉर्डेट की नहीं है, ये बात ठीक है। चलिए, द जर्म पोर्स इन द पोलन ग्रेन्स आर रीजन। जर्म पोर्स हम देखेंगे कि पोलन ग्रेन में 2 लेयर है, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन बनी है स्पोरोपोलिनिन की और इंटाइन हमारी बनी है सेलुलोज पेक्टिन की। तो ये कंटिन्यूस होती है इंटाइन, जबकि एक्साइन कहीं कहीं बीच में डिसकंटिन्यूस होगी, ब्रेक मिलेगा उसमें, वहीं पे स्पोर बन रहा है। जर्म पोर वहीं बनता है जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन कंटिन्यूस नहीं है। तो विच लैक स्पोरोपोलिनिन, इसका आंसर हो जाएगा जर्म पोर वहाँ बना जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन नहीं है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है जी। थिन लेयर, अंदर की लेयर इंटाइन है, बाहर की लेयर एक्साइन है। एक्साइन स्पोरोपोलिनिन की बनी है और अंदर वाली लेयर जो है हमारी सेलुलोज और पेक्टिन की बनी है। तो ये सही है जवाब इसका कि जहाँ जहाँ एक्साइन नहीं है वहाँ वहाँ आपको जर्म पोर मिलेंगे। अ कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ वेसल एलिमेंट्स एंड सीव ट्यूब एलिमेंट्स। वेसल एलिमेंट्स किस में मिल रहा है आपको? जाइलम में। सीव ट्यूब एलिमेंट्स किस में मिल रहे हैं? फ्लोएम में। क्या है इनमें एक कॉमन फीचर? क्या है कि इन्यूक्लिएटेड हैं दोनों में न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। इन्यूक्लिएटेड कंडीशन। सेल फॉर्मिंग द वेसल्स आर हाईली लिग्निफाइड दैट इज विद नो प्रोटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं है। फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस लैकूना बाय डिसोल्यूशन ऑफ सेपरेटिंग वॉल। तो एक लंबी सी वो जुड़ के ट्यूब बना देंगे। द सेल्स फॉर्मिंग द सीव ट्यूब्स आर अरेंज इन cells forming the sieve tubes are arranged in vertical column and not lignified and living with protoplasm। तो sieve tube cells हमारी living है, प्रोटोप्लाज्म होगा लेकिन न्यूक्लियस नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस इसका निकल गया है, जबकि कंपेनियन सेल इसके न्यूक्लियस को, इसके मतलब सेल की एक्टिविटी को, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस सीव ट्यूब सेल्स की एक्टिविटी को गवर्न करेगा, बट नो न्यूक्लियस एंड कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू पार्शियल डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्टैक्ट वॉल। तो इसमें सीव ट्यूब सेल्स में भी न्यूक्लियस नहीं है, वेसल मेंबर्स में भी न्यूक्लियस नहीं है। सीव ट्यूब की एक्टिविटी को कौन गवर्न कर रहा है? सीव ट्यूब की एक्टिविटी को कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस गवर्न कर रहा है। तो कंडीशन क्या दोनों में कॉमन है कि दोनों ही इन्यूक्लिएटेड है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल इवेंट। सेल साइकिल इवेंट की करेक्ट सीक्वेंस को बताइए। तो पहला कह रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व, सेल साइज इंक्रीजेस, 2 डॉटर सेल्स फॉर्म, डीएनए रेप्लिकेट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व्स, डीएनए रेप्लिकेट, सेल साइज इंक्रीज। तो डीएनए रेप्लिकेट, सेल साइज इंक्रीज, इसमें आपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व तो बाद में कर लीजिए, इसमें आप चालू हो जाइए सेल साइज इंक्रीज करिए, फिर डीएनए रेप्लिकेट करिए, सेकंड 4, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये वाला आंसर हो जाएगा कि सबसे पहले सेल साइज बढ़ा, डीएनए ने अपने को रेप्लिकेट किया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई, फिर आखिरी में 2 डॉटर सेल्स बन गई, सेकंड 4 1 एंड 3। सबसे पहले सेल ने अपने को इनलार्ज किया डिवाइड होने से पहले, उसके बाद इंटरफेज में ये ग्रोथ करने के बाद एस फेज में इसका डीएनए डुप्लीकेशन हो गया। उसके बाद क्या हुआ? प्रोफेज में एंटर हुई, एम फेज में, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई। उसके बाद अल्टीमेटली 2 डॉटर सेल्स बन गई। तो सेकंड 4 1 3 इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा, सेकंड 4 1 3। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और आर करेक्ट? वाटर चैनल्स आर मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। द 2 मेन कंपोनेंट दैट डिटर्मिन्स वाटर पोटेंशियल के लिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। तो ये 2 कंपोनेंट हैं जो उसको इक्वली इफेक्ट करते हैं। गटेशन इज द वाटर लेवल ड्यू टू हाई रूट प्रेशर एंड लो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। मोस्ट मिनरल मस्ट एंटर द रूट बाय पैसिव। तो ये बी और सी इसका सही है। मिनरल्स, ज़्यादातर मिनरल्स एक्टिव एब्जॉर्प्शन से एब्जॉर्ब होते हैं। उसका कारण है एक तो सॉइल में उनका कंसंट्रेशन कम है इन कंपैरिजन टू एपिडर्मल सेल्स, दूसरा ज़्यादातर वो चार्ज पार्टिकल्स हैं तो इसलिए उनका एक्टिव एब्जॉर्प्शन मेनली होता है। तो बी एंड सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आगे चलता हूँ, बी एंड सी। चलिए अब आगे, व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द सेल, श्लाइडेन एंड श्वान फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, Virchow explained the cells that are from pre-existing cell, omnicellular, acellular, unicellular organism carries out its all life activity within a single cell। ये भी सही है, Virchow ने उसको करेक्ट किया था, अमेंड किया था सेल थ्योरी को। स्लाइडेन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दी। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द सेल, ये गलत है, रॉबर्ट ब्राउन ने नहीं, ल्यूवेनहॉक को हम लोग उसका क्रेडिट देते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द सेल, ये फॉल्स है।
Robert Brown discovered the cell is false because the cell was first discovered by Robert Hooke, और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले हमारी कॉर्क सेल्स को देखा था, उसके बाद लिविंग सेल्स का एज पर एनसीईआरटी हम लोग ल्यूवेनहॉक को क्रेडिट देते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे। अ कॉमन फीचर ऑफ वेसल एलिमेंट्स एंड सीव ट्यूब एलिमेंट्स, बात हो चुकी है पहले ही। कॉमन क्या है फीचर, उसका न्यूक्लियस ना होना, रिपीट हो गया क्वेश्चन। चूज द करेक्टली मैच, टेंडन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो हम लोग के इसमें से हम लोग देखें अगर, तो इसमें से आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्टली मैच एरियोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, ये इसका आंसर हो जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू में 3 कंपोनेंट आपको मिल रहे हैं, फाइबर्स मिल रहे हैं, मैट्रिक्स मिल रही है, सेल्स मिल रहे हैं। अगर ये फाइबर्स और सेल्स मैट्रिक्स में डेंसली पैक्ड हैं तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू, अगर लूजली अरेंज है तो लूज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू दोनों ही हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं, वेयर एज टेंडन और लिगामेंट हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू के, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। तो ये आपका ऑप्शन इसमें सी वाला ठीक है, करेक्टली मैच एरियोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। ठीक है जी, ये देखिए 7 लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल हमारा एरियोलर टिश्यू है। टेंडन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन मसल को बोन से अटैच कर रहा है, और कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू इन एनिमल्स एंड इन फाउंड इन द जॉइंट्स, जो जॉइंट्स में मिल रहा है। ठीक, चलिए आगे। सेल ऑर्गेनेल्स विद मेम्ब्रेन, ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिसमें आपको मेम्ब्रेन मिलेगी। राइबोसोम में नहीं मिलती, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। राइबोसोम में नहीं मिल सकती, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। राइबोसोम में नहीं मिलती, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, गोल्गी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन होती है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम जिसमें है उसको तो हटा दीजिए, राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, डी आप आंसर कर लीजिए। चलिए आगे। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्रेट्स को, ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रेट्स, ये कर रहे हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या कर रहा है, अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर रहा है नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में, देन नाइट्रेट्स में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कैसे हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ इन नेचर है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इनका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, कीमो ऑटोट्रॉफ इन नेचर। ओके, ये बात भी याद रख लीजिएगा। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या कर रहा, ऑक्सीडाइज कर रहा अमोनिया को नाइट्राइट में। इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन, ये बताने में किस चीज़ की डिस्कवरी में इसका इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट और रेड ड्रॉप का रोल है। रेड ड्रॉप ये है कि इन्होंने देखा जब मोनोक्रोमेटिक एक ही कलर की लाइट 680 के बियॉन्ड की हम लोग डालते हैं तो फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाती है, उसको रेड ड्रॉप बोल रहा। फिर से सुन लीजिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट एक ही कलर की और एक ही वेवलेंथ की लाइट जब हम पौधे को देते हैं 680 नैनोमीटर से ऊपर की, तो उसकी यील्ड कम हो जाती है, फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं 2 फोटो सिस्टम है, और 2 फोटो सिस्टम में रिएक्शन सेंटर फोटो सिस्टम 2 का 680 नैनोमीटर है पीक उसकी, और फोटो सिस्टम 1 की पीक जो है 700 नैनोमीटर है। तो 680 के बियॉन्ड की देंगे, फोटो सिस्टम 2 काम नहीं करेगा, ड्रॉप हो जाएगा फोटोसिंथेसिस की रेट। इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट क्या, इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट ये है कि आप मिक्सचर दें 2 अलग अलग लाइट जब केवल एक बार यूज़ करते हैं। मानिए एक आप लाइट यूज़ कर रहे हैं 680 नैनोमीटर की, और एक आप लाइट यूज़ कर रहे हैं 710 नैनोमीटर की, अलग अलग 680 नैनोमीटर और 710 नैनोमीटर की। जब ये लाइट आप यूज़ करते हैं तो इसमें जो यील्ड है, मानिए 3 kg वो बना रहा है ऑर्गेनिक मैटर, और इधर वो 4 kg बना रहा है ऑर्गेनिक मैटर विद इन अ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो अगर आप इनको इकट्ठे देते हैं तो यील्ड बेटर हो जाएगी, 3 + 4 7 की जगह वो 9 या 10 हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट। इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट में जब आप अलग अलग कलर की एक वेवलेंथ की लाइट पौधे को दे रहे हैं तो उससे जो फोटोसिंथेटिक रेट आ रहा है, और जब उसको आप मिला के देते हैं तो मिला के देने में दोनों का सम टोटल नहीं, उससे बढ़ के आता है। इस वजह से इसको इन्हांसमेंट इफेक्ट बोला गया। तो इससे ये बात साबित हुई, इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट और रेड ड्रॉप से ये बात साबित हुई थी कि भाई फोटो सिस्टम 2 तरह के हैं,
एक कम वेवलेंथ पे काम करता है, ज़्यादा एक ही तरह के फोटो सिस्टम नहीं है। मींस दो बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, दो फोटो सिस्टम है। तो इससे इंस्ट्रूमेंटल ये किस चीज़ में था, ये इंस्ट्रूमेंटल इस चीज़ की डिस्कवरी में था कि टू फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, तभी वो रेड ड्रॉप आई और तभी वो इंक्रीज हुआ। मैच द कॉलम ऑफ द साइंटिस्ट एंड कंट्रीब्यूशन। तो पीटर मिशेल ने केमी ऑस्मोटिक आइसोथेसिस दी थी, ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया, मेल्विन कैल्विन ने कैल्विन साइकिल दिया और डेनियल अर्नोन ने फोटोसिंथेटिक फॉस्फोरिलेशन को एक्सप्लेन किया। तो ये आप मिला लीजिएगा, इसका जो ऑप्शन हो, पीटर मिशेल, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, ब्लैकमैन, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, मेल्विन कैल्विन साइकिल एंड डेनियल अर्नोन फोटोसिंथेटिक फास्फोरिलेशन। ये मैच है इसका, सही मिला लीजिए। आगे चलिए। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट क्रेब्स साइकिल? द साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद पायरुविक एसिड टू फॉर्म सिट्रिक एसिड। एसिटाइल ग्रुप किससे कंडेंस हो रहा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एसिटाइल ग्रुप कंडेंस हो रहा पायरुविक एसिड से यील्ड सिट्रिक एसिड। यही स्टेटमेंट गलत है, पहला ही स्टेटमेंट गलत है क्रेब्स साइकिल का। देयर आर 3 पॉइंट्स इन द साइकिल वेयर NAD इज रिड्यूस। हाँ जी, 3 जगह पे आपको NAD बनती मिलेगी। 1 पॉइंट वेयर FADH2 फॉर्म हो रहा है, ये बात भी ठीक है। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड, तो ये कपलिंग वहाँ पे हो रहा है हमारा सिंथेसिस ATP का, तो ये भी ठीक है। स्टेटमेंट कौन सा गड़बड़ है? पहला स्टेटमेंट गड़बड़ है। द पाइनएप्पल विच अंडर नेचुरल कंडीशन इज डिफिकल्ट टू ब्लॉसम हैज बीन मेड टू प्रोड्यूस फ्रूट्स थ्रू आउट द ईयर बाय एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक ऑक्सिन्स दैट आर द नेफ्थलीन, ये नेफ्थलीन एसिटोएस्टिक एंड द 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड। तो ये इसके हम लोग जब उसको ये देंगे सिंथेटिक नेफ्थलीन एसिटिक एसिड दे रहे हैं आप, या 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड दे रहे हैं, तो इससे पाइनएप्पल में फ्लावरिंग ब्लॉसम हो जाएगा, फ्लावरिंग हो जाएगी। आर्टिफिशियल सिंथेटिक आप उसको दे रहे हैं ऑक्सिन्स। हाउ मेनी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस? पेप्सिनोजन गैस्ट्रिक जूस में होता है, ट्रिप्सिनोजन इसमें होता है पैनक्रियाटिक जूस में, प्रोरेनिन गैस्ट्रिक जूस में है, काइमोट्रिप्सिनोजन पैनक्रियाटिक जूस में है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज है, लाइपेस पैनक्रियाटिक लाइपेस है, डाइपेप्टिडेज इंटेस्टाइनल जूस में, माल्टेस इंटेस्टाइनल जूस में। कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है जी। इन चारों में ट्रिप्सिनोजन, प्रोरेनिन और काइमोट्रिप्सिनोजन प्रोटियोलिटिक है, और प्रोरेनिन तो हटा ही दीजिए। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज प्रोटियोलिटिक है, लाइपेस लिपिड पैक करने वाला। 4 हैं एंजाइम जो उसमें काम कर रहे हैं। Select the correct statement. Expiration occurs due to external intercostal muscles. Interpulmonary pressure is lower than atmospheric pressure during inspiration. Inspiration occurs when atmospheric pressure is less than intrapulmonary pressure. Expiration is initiated due to contraction of diaphragm. करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। तो एक्सपायरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम से इंस्पिरेशन होता है। इंस्पिरेशन अगर व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो होगा। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। यहाँ यही सही है कि सिलेक्ट द करेक्ट। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब इंस्पिरेशन हो रहा। ठीक है जी, चलिए आगे। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यही वाला ठीक था। थ्रू द इम्पल्स ट्रेवल इन द हार्ट, तो ऐसे नोट से चालू हो जाइए, ऐसे नोट से एवी नोट पे आएगा। आप लोग हार्ट का ये स्ट्रक्चर देखें। हार्ट में हम लोग के 4 चैम्बर हैं। इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम इज सिचुएटेड ऐसे नोट। इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम इज सिचुएटेड एवी नोट। यहाँ से इम्पल्स जनरेट हुआ, ऐसे नोट से एवी नोट पे आया। फिर बंडल, एवी बंडल से नोडल फाइबर इसको पियर्स करता हुआ ये जो हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा है उसके ऊपर निकल आएगा और 2 ब्रांचेज में बढ़ जाएगा बंडल ऑफ हिस। उसके बाद पुरकिंजे फाइबर निकलेंगे। तो भैया ऐसे नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजे फाइबर से हार्ट मसल्स। ये इसका करेक्ट पाथवे है। ठीक, चलिए आगे। स्टर्नम इज कनेक्टेड टू रिब्स बाय, स्टर्नम रिब्स से कैसे कनेक्टेड है? थ्रू हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज की सहायता से कनेक्टेड है। ठीक, चलिए आगे। स्टर्नम इज कनेक्टेड टू रिब बाय हाइलिन कार्टिलेज गिविंग अ शाइनी अपीयरेंस लाइक
shiny glass-like appearance. Which one of the following structure or region is incorrectly paired with its function? कौन सा इसमें से सही फंक्शन नहीं बता रहा? हाइपोथैलेमस प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग इनिबिटरी हार्मोन, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट, सही है. मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर, सही है. कॉर्पस कैलोसम बैंड्स ऑफ फाइबर कनेक्टिंग राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सही है. लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्स विद इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन, कंट्रोल्स मूवमेंट, ये गलत है. लिम्बिक सिस्टम हमारे सेक्सुअल डिजायर को और इमोशनल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, गलत. लिम्बिक सिस्टम का दे रखा है एक्सप्लेनेशन. द लिम्बिक सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई ट्रैक्ट्स एंड कॉर्टिकल एरिया दैट सराउंड्स द थैलमस. द लिम्बिक सिस्टम डील्स विद 3 की फंक्शंस, इमोशंस, मेमोरी एंड अराउजल. तो ये सेक्सुअल बिहेवियर को, हमारी याददाश्त को और इमोशंस को, इलू इलू जो आप लोग करते हो, इसी से गवर्न हो रहा. चलिए आगे. सिलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड. सिलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, इट्स हार्मोन एंड इट्स फंक्शन. कॉर्पस लुटियम सिक्रीट कर रहा है एस्ट्रोजन, इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंड्रोमेट्रियम. लीडिंग सेल सिक्रीट कर रही है एंड्रोजेल, इनिशिएट्स प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, यही सही है. लीडिंग सेल्स एंड्रोजन सिक्रीट करती, इनिशिएट करती हैं. कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है और प्रोजेस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम. ओवेरी एफएसएच सिक्रीट कर रहा है इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. पैनक्रियाज से एस्ट्रोजन सिक्रीट नहीं होता. तो आपका सही कौन सा मैच है? सही मैच है आपका लीडिंग सेल्स एंड्रोजन सिक्रीट करती हैं और एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस को इफेक्ट करती है, उसको बढ़ावा देती. मैच द कॉलम 1 कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड द कोड्स. पिस्टिल्स फ्यूज टुगेदर, जो पिस्टिल फ्यूज टुगेदर होंगे क्या बोलेंगे? सिनकार्पस. फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीटोजेनेसिस. मोनोशियस प्लांट पाइनस, डायोशियस प्लांट पपाया. कर लीजिएगा इसको. मोनोशियस का मतलब होता है एक ही बॉडी पे दोनों सेक्सेस का मिलना, तो पाइनस पे एक ही बॉडी पे दोनों सेक्सेस. डायोशियस का मतलब है एक ही बॉडी पे अलग अलग. पपाया में आपको जो प्लांट मिलेंगे आइदर मेल और फीमेल मिलेंगे. बेयरिंग ओनली मेल फ्लावर और फीमेल प्लांट ही जो है मेल या फीमेल है. पिस्टिल्स अगर वो आपस में फ्यूज हो गए, पिस्टिल्स क्या कंडीशन कहलाएगी? कंडीशन कहलाएगी सिनकार्पस, क्योंकि पिस्टल्स आपस में फ्यूज हो गए. तो ये सिनकार्पस पोजीशन है. और हम लोग के फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस. चलिए आगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ब्रेन पार्ट्स एंड इस फंक्शन इज नॉट करेक्टली मैच. सेरिब्रम का काम क्या है? सेरिब्रम का काम मेमोरी, सेरिबेलम बैलेंस ऑफ द बॉडी, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स एक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड पोन्स कॉन्शियसनेस. तो इसमें आपका कौन सा गड़बड़ है? सेरिब्रम मेमोरी से कनेक्टेड है, सेरिबेलम बैलेंस से कनेक्टेड है, मेडुला ऑब्लोंगेटा ठीक है, पोन्स कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड नहीं है. तो यही आपका पोन्स कॉन्शियसनेस. पोन्स इज इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग. कॉन्शियसनेस से उसका लेना देना नहीं है. कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के बीच में कोऑर्डिनेशन कर रहा है. सेंसेशन लाइक हियरिंग, टेस्ट एंड बैलेंस, बट नॉट कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस से इसका कोई लेना देना नहीं है. Choose the correct answer and the alternatives given. Which one of the following structure and region is incorrectly paired with its function? Cerebellum unconscious coordination of movement and balance, ठीक बात है. मेडुला ऑब्लोंगेटा होम्योस्टेसिस कंट्रोल सेंटर, ठीक बात है. सेरिब्रम कंट्रोल्स ऑल द रिफ्लेक्स एक्शन, ऑल द रिफ्लेक्स एक्शन नहीं. सेरिब्रम रिफ्लेक्स एक्शन को, मेनली रिफ्लेक्स एक्शन आपके स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ही हो जाते हैं, कहिए कि कंट्रोल. तो सेरिब्रम कंट्रोल्स ऑल द रिफ्लेक्स एक्शन नहीं, गलत है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्यूमुलेशन एंड रिलीज सेंटर ऑफ न्यूरो हार्मोन्स. न्यूरो हार्मोन्स को न्यूरो सिक्रेटरी सेल सिक्रीट करती हैं, जो कहाँ पे हैं? हाइपोथैलेमस में. और हाइपोथैलेमस के नीचे क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड. तो पिट्यूटरी ग्लैंड और ये हाइपोथैलेमस का जो कनेक्शन है, उसमें देखिए ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स जो हाइपोथैलेमस की हैं सीधे आके एंड हो रही हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे, और यहाँ पे अपने हार्मोन रिलीज करती हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, जो फॉर टाइम बीइंग पोस्टीरियर लोब में हो जाते हैं क्या? स्टोर, और बाद में समय आने पे उनको रिलीज करता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. तो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हाइपोथैलेमस की, उनके एक्सॉन सीधे ही यहाँ के एंड हो रहे हैं पोस्टीरियर लोब पे, पिट्यूटरी पे. जबकि एंटीरियर लोब पे जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इनिबिटरी और एक्साइटेटरी टाइप के हार्मोन्स जो ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स रिलीज कर रहे हैं. लाने का काम कौन कर रहा है? हाइपोफिशियल
पोर्टल सिस्टम, हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम से ये हार्मोन इंटीरियर लोब पे आएंगे और इंटीरियर लोब से सिक्रीशन कराएंगे किसका, FSH LH का, जिसको हम लोग बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन। उसके अलावा ये सिक्रीशन करवा रहा है एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, ये सारे के सारे सिक्रीट कर रहा है इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी स्टोर करता है फॉर टाइमिंग और उसको रिलीज करता है बाद में ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को। आंसर हो जाएगा आपका पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? Pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical components of pollen interacting with those of pistil। बिल्कुल ठीक बात है, pollen pistil interaction जिसको हम लोग बोलते हैं। Some reptiles have been also reported as pollinator, ये बात भी ठीक है, कुछ reptiles pollinator की तरह काम करते हैं। Pollen grains of many species can germinate on the stigma of flower, but only one pollen tube of the same species can enter into the। देखिए pollen tube different species के आके सेटल तो यहाँ हो सकते हैं, लेकिन जर्मिनेट कौन करेगा? जर्मिनेट उसका उसी स्पीसीज वाला करेगा, दूसरे जर्मिनेट ही नहीं करेगा। यहाँ बोल रहा है कि जर्मिनेशन चालू हो जाता है, ये बात गलत है। पॉलन ट्यूब्स ऑफ मैनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट, नो कांट जर्मिनेट। हाँ सेटल हो सकते हैं कि यहाँ पे आ गए आपके कहाँ पे, स्टिग्मा पे, लेकिन वो जर्मिनेट नहीं करेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि यही करेक्ट नहीं है। Which one of the following is correct matching of events occurring during menstrual cycle? menstrual cycle में क्या होता है? Ovulation, LH and FSH peak attain peak level and sharp fall in the secretion of progesterone। अभी कॉर्पस लुटियम बनाई नहीं तो sharp fall कहाँ से हो जाएगा? ये बात गलत है। Proliferative rate, rapid enlargement of myometrium, एंडोमेट्रियम की होती, मायोमेट्रियम की नहीं, ये बात भी गलत है। डेवलपमेंट ऑफ कार्पस लुटियम, सिक्रेटिव फेज एंड इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, यही सही है। हम लोग देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग 3 फेजेस में बांट सकते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज फ्रॉम द 6 डे टू 13 डे। 14 डे पे ओव्यूलेशन हुआ, 15 डे से 27 और 28 डे तक क्या है? लुटियल फेज, ये वाला फेज। लुटियल फेज को सिक्रेटिव फेज भी बोलते हैं। लुटियल फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि कॉर्पस लुटियम बन जाता है, और कॉर्पस लुटियम कहाँ रहता है? ओवेरी में ही रहता है। कॉर्पस लुटियम सिक्रेट क्या कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन। और इसको हम लोग सिक्रेटिव फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट से एंडोमेट्रियल बेड में जो ग्लैंड्स हैं उनका सिक्रेशन बढ़ जाता है। तो ये स्टेटमेंट इसका ठीक है, सही मैच बता रहा है कि क्या हो रहा है उस दौरान। मैच द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज एंड देयर कॉजेटिव एजेंट। तो गोनोरिया किसकी वजह से हो रही? निजेरिया गोनोरी की वजह से हो रही। सिफिलिस किसकी वजह से हो रहा है? ट्रेपोनीमा पैलिडम की वजह से हो रहा है। एड्स किसकी वजह से हो रहा है? HIV। और जेनाइटल वॉर्ड्स किसकी वजह से हो रहा है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और जेनाइटल हर्पीस किसकी वजह से होता है? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। लिख लीजिएगा, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। तो ये आप इसके बना लीजिएगा मैच, गोनोरिया, निजेरिया, सिफिलिस, ट्रेपोनीमा पैलिडम, जेनाइटल वॉर्ड्स, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एड्स, HIV। ठीक है जी, निसेरिया, गोनोरी। अब ये देखिए, आइए, जीन लोकाई 2 हैज़ 2 लोकाई, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। एक जीन है जिसके ये आपके 2 एलील मिल रहे हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इज 0.4 देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील वुड बी 1 = 1 माइनस P + Q = 1। हार्डी-वेंगबर्ग प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी पॉपुलेशन में डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती, स्टेबल रहती ओवर सेवरल जनरेशन। अगर 5 चीज़ें नहीं हो रही, वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? अगर म्यूटेशन नहीं हो रहा, नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो रहा और जीन फ्लो नहीं हो रहा, ये 5 चीज़ें अगर नहीं हो रही तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट और रिसेसिव एलील की किसी भी पॉपुलेशन में फिक्स रहेगी। यहाँ पे देखिए, उसने बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील 0.4 + Q = 1, तो रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी आ गई 1 - 0.4 0.6। ठीक, अब उसने बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट बताओ। होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? P² 0.4 × 0.4 0.16। ये हो गई आपकी होमोजाइगस की। हीट्रोजाइगस की बताइए, हीट्रोजाइगस की हो जाएगी 2PQ, तो 2 × 0.4 × 0.6 0.48 हो जाएगी हीट्रोजाइगस की, एंड 0.36 हो जाएगी ये इसकी रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव की। ये वाला आंसर है C। आगे बात समझ में नहीं आई? फिर से समझो, फिर से समझो भाई, बड़ा समझाना पड़ता है। P + Q = 1।
हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल कह रहा है एलील डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी 1। ठीक है जी, 0.4 दे रखी है, क्योंकि निकाल लीजिए 1 माइनस 0.4 0.6 हो गई। और डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट का क्या होगा, पी स्क्वायर। भाई ए और ए, एक क्रोमोजोम पे आने की फ्रीक्वेंसी है, दूसरे क्रोमोजोम पे आने की फ्रीक्वेंसी है, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा दीजिए, पी स्क्वायर। इस पे आने की फ्रीक्वेंसी पी, इस पे आने की फ्रीक्वेंसी पी, कैपिटल एल की पी स्क्वायर हो गई होमोजाइगस डोमिनेंट, वो इंडिविजुअल जिसका जीनोटाइप ए है। पी स्क्वायर का मतलब 0.4 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 0.16। होमोजाइगस डोमिनेंट की हो गई 0.16 और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट की 2pq कर लीजिए, 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 0.48। और होमोजाइगस रिसेसिव की q स्क्वायर इज इक्वल टू 0.6 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 0.36। आंसर क्या है, ऑप्शन सी। यही पूछा जाएगा आपसे, इससे ज़्यादा का सवाल आपसे नहीं पूछा जाता। ओके, चलिए आगे। हेलो जी हाँ, अब आ रहा हमारा सवाल, टेस्ट क्रॉस इन प्लांट्स इन ड्रोसोफिला इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग। तो टेस्ट क्रॉस में हम क्या कराते हैं, टेस्ट क्रॉस में हमारा मोटिव है कि कोई भी हाइब्रिड, भले वो F1 जनरेशन हो भले वो F2 जनरेशन हो, जिसका हमें जीनोटाइप नहीं पता, हम जीनोटाइप जानना चाहते हैं। तो फिनोटाइप तो दिख रहा, डोमिनेंट कैरेक्टर तो दिख रहा, क्योंकि अगर रिसेसिव कैरेक्टर दिख रहा तो वो होमोजाइगस रिसेसिव ही होगा, कोई उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन डोमिनेंट है या वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, हम यही तो जानना चाहते हैं कि उनका जेनेटिक मेकअप क्या है। इसके लिए हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं, और टेस्ट क्रॉस में हम क्रॉस कराएंगे होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से। जब आप होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे तो फाइंडिंग जो आएगी उस आधार पर हम बता देंगे कि ये ऑर्गेनिज्म जिसका जीनोटाइप हमें नहीं पता, उस ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप क्या है। अगर तो नेक्स्ट जनरेशन में सारे के सारे प्लांट या सारे के सारे ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट कैरेक्टर दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जिस ऑर्गेनिज्म से आपने क्रॉस कराया है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। क्योंकि भाई एक एलील आगे जाएगा ही जाएगा डोमिनेंट, तो सारे ऑर्गेनिज्म जो है डोमिनेंट कैरेक्टर दिखा देंगे। वेयर एज इस केस में 50% ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाएंगे और 50% ऑर्गेनिजम्स रिसेसिव कैरेक्टर दिखाएंगे। तो इसमें ये पता लग जाएगा कि भाई हमारा ऑर्गेनिज्म जो है जिसका जीनोटाइप हमें नहीं पता, उसका जीनोटाइप क्या है। तो हम यही जानना चाहते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म का हाइब्रिड का जीनोटाइप ना पता हो, उसको पता लगाने के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस कराते हैं। ठीक है जी, तो टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। सपोज आपने टेस्ट क्रॉस कराया RRYY का RRYY से, तो इधर तो एक ही तरह का बन रहा है गैमीट, और इधर RY और आपके RY और RY, तो 50% बन गए और 50% आपके पेरेंटल कॉम्बिनेशन बन गए। जो 50% रिकॉम्बिनेंट बन गए वो तभी बन पाएंगे जब इसका जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट ना हो के हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो। ठीक है जी, तो ये आपको टेस्ट क्रॉस की फाइंडिंग से। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जब आप इसको कराते हैं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 50% प्लांट पेरेंटल कैरेक्टर, मतलब ये दिखाएंगे डोमिनेंट कैरेक्टर, और 50% प्लांट दिखाएंगे रिसेसिव कैरेक्टर। डाई हाइब्रिड क्रॉस में 50% प्लांट आपको दिखाएंगे पेरेंटल कैरेक्टर और 50% प्लांट आपको दिखाएंगे नया कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन पेरेंट्स में नहीं था। तो राउंड के साथ आ जाएगा आपका ग्रीन और रिंकल्ड के साथ आ जाएगा आपका येलो। ये होता है टेस्ट क्रॉस का फ़ायदा। टेस्ट क्रॉस से आप पता लगा लेते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का जिसका जीनोटाइप नहीं पता कि उसका जीनोटाइप क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विद प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय देम। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, इथेनॉल, एसिडोबैक्टर एसिटी। एसिडोबैक्टर एसिटी से हम लोग क्या करवा रहे हैं, एसिटिक एसिड बनवा रहे हैं। मिथाइनोबैक्टीरियम से मीथेन बनवा रहे हैं। पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन बनवा रहे हैं। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी ईस्ट जिसको हम बोल रहे हैं, बेकर्स ईस्ट या ब्रूअर्स ईस्ट, तो ये वाला आपका सही मैच है कि ये इथेनॉल बनाने के काम आती है। इसको हम लोग इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल। जेनेटिक इंजीनियरिंग तब पॉसिबल हुई जब आपने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को खोज लिया, जो मॉलिकुलर सीजर की तरह काम करेंगे और कट लगा सकते हैं डीएनए के स्ट्रैंड में स्पेसिफिक साइट पे, जिसको कि पैलिंड्रोम बोलते हैं, जहाँ पे वो रीड करेगा डीएनए और जहाँ पे उसकी रिकॉग्निशन साइट होगी वो डीएनए को कट कर देगा, जिसको पैलिंड्रोम बोलते हैं और रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं। तो ये जेनेटिक
ये हमारा इंजीनियरिंग पॉसिबल कैसे हुई है, जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल हुई। द फिनोमेनन ऑफ ट्रांसडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, नहीं। वी कैन सी डीएनए बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नहीं। वी कैन कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट बाय एंडोन्यूक्लियस लाइक डीएनएस ऑफ कैटेगरी 1। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैटेगरी 2 के होते हैं, 1 के नहीं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्यूरिफाइड फ्रॉम बैक्टीरिया कैन यूज इन विट्रो, हाँ जी। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो प्रोकैरियोटिक सेल हम बैक्टीरिया से निकाल रहे हैं और जिसको हम इन विट्रो लैब में इस्तेमाल कर सकते हैं, किस लिए? डीएनए को काटने के लिए। भाई जब तक डीएनए को काटेंगे नहीं, नया जीन उसमें कैसे जोड़ेंगे? तो जब ये हमारे पास कैंची आ गई, औजार आ गया, उसी के बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग की पॉसिबिलिटी बनी है। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन? बीटी टॉक्सिन के बारे में सच क्या है? द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन इंसेक्ट गट, हाँ जी। इंसेक्ट की गट में ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, एल्कलाइन मीडियम में एक्टिव फॉर्म में बदल जाता है, यही इसके बारे में सच है। बीटी प्रोटीन एग्जिस्ट एज एक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, इनएक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये गलत है। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन एंटर्स द ओवेरी, नहीं भाई। द कंसर्न बैसिलस हैज एंटीटॉक्सिन, ये कह रहा है कि बैसिलस बैक्टीरिया इसलिए बन जाता है क्योंकि उसके सेल में एंटीटॉक्सिन बनता है, ऐसा नहीं है। बैसिलस को इसलिए ये टॉक्सिन इफेक्ट नहीं करता क्योंकि ये टॉक्सिन प्रोटॉक्सिन या इनएक्टिव फॉर्म में बन रहा है, बैसिलस को इसलिए हार्म नहीं करता। इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, तो ग्रोइंग पॉपुलेशन में जब हम लोग बनाते हैं प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स अप टू द 0 to 16 और 18, फिर यहाँ से आपके 16 ऑनवर्ड्स 45 और यहाँ पे आपके 45 ऑनवर्ड्स। तो प्री रिप्रोडक्टिव एज का ब्लॉक, अगर ये हम लोग इसको ब्लॉक वाइज रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉपुलेशन को, अगर प्री रिप्रोडक्टिव में ऑर्गेनिजम्स का नंबर ज़्यादा है रिप्रोडक्टिव से, इट मीन्स ये एक्सपेंडिंग हमारी पॉपुलेशन है। और अगर ये वाला ब्लॉक, बीच वाला ब्लॉक जो कि रिप्रोडक्टिव एज को बता रहा है, अगर नीचे वाला ब्लॉक उससे छोटा हो, अगर नीचे वाला ब्लॉक छोटा हो, सपोज ये कंडीशन हो कि ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को, तो ये हमारी हो जाएगी कैसी? डिक्लाइनिंग, पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग हो जाएगी कि आने वाले समय में पॉपुलेशन का साइज कम हो जाएगा। इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स इक्वल, नहीं, वो स्टेबल हो जाएगा। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर मोर देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव देन रिप्रोडक्टिव, यही ठीक है। प्री रिप्रोडक्टिव में हमारे जो है इंडिविजुअल्स का नंबर ज़्यादा है रिप्रोडक्टिव से, तो इसलिए ये एक्सपेंडिंग टाइप का कि आने वाले समय में पॉपुलेशन ग्रो कर जाएगी। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर देन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स व्हेन देयर इज ग्रोइंग और एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन। द नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल इज़ वेरी लार्ज, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल काफ़ी ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ एज रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल इज मॉडरेट, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ठीक ठाक है, वाइल पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल फ्यूअर। ट्रायंगुलर टाइप ऑफ एज पिरामिड शोज द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, तो ये हमारा पिरामिड, अपराइट पिरामिड, इसको ग्रोइंग पॉपुलेशन को बताता है। इन्वर्टेड पिरामिड डिक्लाइन पॉपुलेशन को बताता है। और अगर ये दो ब्लॉक सेम है तो ये स्टेबल पॉपुलेशन को बताता है, ठीक है जी। Which one of the following statement is correct about secondary succession? It is similar to primary succession except that it has a relatively faster pace. It begins on bare rock, it occurs on a deforested site, it follows primary succession. तो इनमें से कौन सा कथन सेकेंडरी सक्सेशन के लिए ठीक हो रहा, बता रहा? तो सेकेंडरी सक्सेशन इज अ प्रोसेस स्टार्टेड बाय एन इवेंट दैट रिड्यूसेस an already established ecosystem to a smaller population of species and such secondary succession on occur on pre-existing soil। भाई ये ऐसी जगह पे हो रहा है जहाँ पे कभी लाइफ फॉर्म थी, एट प्रेजेंट वहाँ पे लाइफ फॉर्म नहीं है लेकिन सॉइल वगैरह है, लाइफ फॉर्म थी। सेकेंडरी बायोटिक सक्सेशन अकर्स इन अबंडेंट फार्मलैंड्स, बर्न कट फॉरेस्ट और लैंड्स दैट हैव फ्लडेड। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ऐसी जगह पे जो जगहें आप यूज़ करते थे कभी, अब आप नहीं कर रहे, या कहीं पे फ्लड आ गई, फ्लड आने के बाद, या कहीं पे आग लग गई तो कभी वहाँ पे वेजिटेशन था, आग लगने के बाद वेजिटेशन बचा नहीं। इट इज़ सिमिलर, नॉट सिमिलर टू प्राइमरी सक्सेशन एंड नाइदर इट फॉलोज प्राइमरी सक्सेशन। इट डज नॉट बिगिन ऑन बेयर रॉक, बेयर रॉक से प्राइमरी सक्सेशन होता है। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब है, जो कि कह रहा है इट अकर्स ऑन डिफॉरेस्टेड साइट। जैसा कि हम लोगों ने बात करी, ये डिफॉरेस्टेड साइट पे हो सकता है, अबंडेंट लैंड पे हो सकता है, फ्लडेड पे हो सकता है, या जहाँ पे फॉरेस्ट फायर हो गया वहाँ पे हो सकता है। तो ना तो ये सिमिलर है
सिमिलर टू प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन अलग है। प्राइमरी सक्सेशन में पहले सॉइल फॉर्मेशन होगा, बेयर रॉक से चालू होता है, बिगन्स ऑन बेयर रॉक, प्राइमरी सक्सेशन होता है। ना तो ये सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन के समान है। इट फॉलोज प्राइमरी सक्सेशन, और प्राइमरी सक्सेशन के बाद होगा ऐसा भी नहीं है। तो इट अकर्स ऑन डिफॉरेस्टेड साइट, ये बात ठीक है कि कभी वहाँ फॉरेस्ट था लेकिन मैन की एक्टिविटी से फॉरेस्ट हटा दिया गया। तो ये हुआ आज का सेशन ख़त्म आपका। नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मिलता हूँ। ऐसे ही आप लोग स्टडी करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए अपने मल्टीपल MCQ की, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आप लोग को स्पीड बने। स्पीड बनने से ही सिलेक्शन होगा। तो गुड लक फॉर यू, आप लोग के लिए सबको, आप लोग को गुड लक कि आप अच्छे से नीट में करें आने वाले में, और बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।